संपर्क तथा असंपर्क बल। हम इस कार को हाथ से धकेल रहे हैं और इस दूसरी कार को चुंबक की मदद से हिला रहे हैं। क्या आपको इन दोनों प्रकार की गतियों में कोई फर्क नजर आता है? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम इन कागज के टुकड़ों को हाथ से उठा रहे हैं और इन टुकड़ों को उस कंघी से उठा रहे हैं जिसे हमने पहले अपने बालों पर घिसा हुआ है। क्या आप इन दोनों प्रकारों में कोई फर्क बता सकते हैं? कार को हिलाना हो या फिर कागज को उठाना हो, इन दोनों प्रकारों में पहले वस्तुओं को हाथ लगाकर हिलाया है और दूसरे उदाहरणों में कार को हिलाने के लिए चुंबक का उपयोग किया गया है। हम जानते हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते हैं, वे दूर जाते हैं, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण होता है। कार में लगा हुआ छोटा चुंबक और हमारे हाथ में जो चुंबक है उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रभारित कंघी के इस्तेमाल से हमने कागज के टुकड़ों को उठाया। जब हमने कंघी को बालों पर घिसा तब कंघी पर इलेक्ट्रॉन्स का संचय हुआ। इलेक्ट्रॉन्स प्रभार से संबद्ध होते हैं और चूंकि वे हिलते नहीं हैं, इसे विद्युतस्थैतिक अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहा जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अभी जो उदाहरण हमने देखे हैं, इनमें हमने दो प्रकार के बलों का इस्तेमाल किया है, संपर्क बल और असंपर्क बल। जब हम किसी वस्तु पर बल का प्रयोग करते समय उसे छूते हैं तब उसे संपर्क बल कहा जाता है। जब वस्तु को बिना छुए उस पर बल का प्रयोग होता है उसे असंपर्क बल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस फल को गिराने में किस प्रकार के बल का इस्तेमाल हुआ होगा? सही कहा, यह हमारी पृथ्वी के कारण हुआ। वो गुरुत्वाकर्षण था जिसने फल नीचे की ओर खींचा है। हम इसे क्या कह सकते हैं, संपर्क या असंपर्क बल? आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। इसके लिए आप अपने दोस्त की मदद भी ले सकते हैं। अब हम संपर्क और असंपर्क बल के बारे में जान गए हैं। क्यों ना अब दिए गए उदाहरणों में इन दोनों प्रकारों के बलों के उदाहरणों का वर्गीकरण किया जाए। एक आदमी द्वारा कुत्ते को खींचना, फुटबॉल को लात मारना, बल्ले से बॉल को मारना, फ्रिज के दरवाजे का अपने आप बंद होना, प्रभारित पीवीसी पाइप द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक कैन का हिलाए जाना, बच्चों की हाथापाई। चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण का बल ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं। मांसपेशियों का बल संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण। हम इस कंपास बॉक्स को ढकेलने की कोशिश करते हैं। हमें इसे आगे ढकेलने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, इसकी गति को कौन रोक रहा है? हम धकेल रहे हैं, हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बल की दिशा आपके दाहिने ओर है। कोई अलग प्रकार का बल होगा जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी बल को घर्षण कहा जाता है। जब संपर्क में आई हुई दो वस्तुएं एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलती हैं, तब एक बल होता है जो अवरोध करता है। उस बल को घर्षण कहा जाता है। घर्षण गति के विरुद्ध दिशा में काम करता है। अगर गति की ये दिशा है तो घर्षण का बल इन दिशा में काम करेगा। घर्षण को खराब बल के रूप में देखा जाता है। अनेकों बार इसके कारण मशीनों की कार्यक्षमता भी कम होती है। फिर भी ये बल कील, स्क्रू और माचिस जैसी वस्तुओं के लिए आवश्यक होता है। घर्षण के बिना न हम चल सकते हैं, ना ही वायलिन जैसा वाद्य बजा सकते हैं। इतना ही नहीं, पानी का गिलास तक नहीं उठा सकते हैं। चलिए अब इस कंपास बॉक्स को लकड़ी के तख्ते पर रखते हैं। अब मैं अपनी उंगलियों से इसे आपके दाहिने ओर धकेलता हूं। इसे धकेलना आसान नहीं है, गति में कुछ रुकावट है। अब हम इस कंपास को मोटे धागे से बांधते हैं। धागे के सहारे कंपास को खींचना आसान हो गया है। अब हम यहाँ कुछ सिक्के रखेंगे। सिक्कों के वजन के कारण
कंपास बॉक्स आसानी से हिलाया जा सकता है। अब जब मैं 8 सिक्के रखता हूं, कंपास आपके दाहिने ओर जाएगी। हम कंपास बॉक्स और तख्ते के बीच में हो रहे घर्षण को किस प्रकार कम कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। हम तख्त की सतह पर पाउडर छिड़कते हैं। अब हमें कंपास को हिलाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? अब सतह चिकनी हो गई है। अब हमें कंपास हिलाने के लिए कम सिक्कों की आवश्यकता होगी। अब हम 8 के स्थान पर 6 सिक्कों का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब हम कंपास के स्थान पर एक प्लास्टिक का बक्सा इस्तेमाल करते हैं। क्या इस बक्से को हिलाने के लिए मुझे उतने ही सिक्कों की आवश्यकता होगी? चलिए कोशिश करके देखते हैं। घर्षण की मात्रा उस वस्तु की सतह किस पदार्थ से बनी है इस पर भी निर्भर करती है। घर्षण के कारण उष्णता भी निर्माण होती है। जब हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर घिसते हैं, तब हमें उनमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। हम हथेलियों को घिसने के बाद मक्खन को हाथ में लेंगे तो वो तुरंत पिघल जाता है। अब मैं अपने हाथों को इस प्रकार से एक दूसरे पर घिसता हूं। हमने ये वीडियो एक साधारण कैमरा द्वारा लिया है। साधारण कैमरा के स्थान पर हम हाथों के इस कृति को थर्मोग्राम कैमरा द्वारा भी चित्रित कर सकते हैं। ये कैमरा मेरे हाथों में जहां जहां उष्णता निर्माण हुई है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों को चित्रित करेगा। अधिक उष्णता वाले क्षेत्र हमें पीले रंग में दिखाई देते हैं और ठंडे क्षेत्र बैंगनी रंग में दिखते हैं। आप भी इस पीले क्षेत्र को देख सकते हैं जहां घर्षण के कारण उष्णता निर्माण हुई है। ये कंपास बॉक्स लेते हैं, उसे एक हल्का सा धक्का मारते हैं ताकि वो टेबल पर सरक पाए। अब टेबल पर थोड़ा पानी छिटक देते हैं, मानो हल्की सी बारिश हो। अब उसी वस्तु को उतनी ही मात्रा में धक्का मारे और देखे क्या होता है। अब उस पानी वाली सतह पर तेल की कुछ बूंदों को छिटकते हैं और फिर से कंपास को उसी समान मात्रा में धक्का मारते हैं। अब बताइए क्या हुआ? ये बिल्कुल बारिश में रास्तों की जो अवस्था होती है उसके समान है। बारिश के कारण गीले रास्ते पर जब गाड़ियों का तेल गिर जाता है, ठीक वही असर। ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होता है। गाड़ी फिसल सकती है और दुर्घटना भी घट सकती है। जब हम ये डस्टर लकड़ी के तख्ते पर रखते हैं, तब क्या होता है? क्या आपको लगता है डस्टर के सारे कोने तख्ते के सारे कोनों के साथ मेल खाते हैं? शायद नहीं। बहुत ही महीन स्तर पर या कहे सूक्ष्मदर्शी के स्तर पर हमें कुछ और ही दिखाई देगा। संपूर्ण क्षेत्रफल का मात्र कुछ ही भाग एक दूसरे के साथ संपर्क में है। ये दिखने में पहाड़ों और घाटियों सा दिखाई देता है। वास्तव में घर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे जूतों को फर्श पर चलते समय फिसलने से रोकता है और ब्रेक लगाने पर हमारी कारों को रास्ते पर रोकता है। अब आप अपने आसपास घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पता लगाएं जहां पर घर्षण उपयोगी सिद्ध हुआ है। संतुलित और असंतुलित बल। हम इस डस्टर को रस्सी से बांधते हैं। जब हम इसे उठाते हैं तब रस्सी में खिंचाव आता है। डस्टर का वजन उसे नीचे की ओर खींचता है और रस्सी का खींचाव उसे ऊपर की ओर खींचता है। अब मान ले कि डस्टर का वजन 100 ग्राम है, तो बताइए कि डस्टर को पकड़े रखने के लिए हम कितने बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डस्टर का वस्तुमान 100 ग्राम है तो उसका वजन लगभग 1 न्यूटन होगा, अर्थात वस्तुमान अर्थात m गुणा g गुरुत्वाकर्षण के कारण तैयार होने वाला त्वरण जो 9.8 प्रति वर्ग सेकंड है, 100 ग्राम अर्थात 0.1 किलोग्राम। इसलिए वजन बराबर m अर्थात वस्तुमान गुणा g बराबर 0.1 गुणा 9.8, जो कुल मिलाकर 1 न्यूटन इतना होता है। यदि हम स्प्रिंग तराजू से वजन करेंगे तब वो 1 न्यूटन के बराबर होगा, जो इस डस्टर के वजन के बराबर है। हम कह सकते हैं कि रस्सी का खींचाव और डस्टर का वजन परिमाण में समान है, या ये समान मूल्य के बल हैं, परंतु बल की दिशा विरुद्ध होगी। इसी कारण ये संतुलित बल है। चलिए अब हम इस लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालते हैं। ये तैरता है। ये तैरता है क्योंकि उस टुकड़े का वजन संतुलित है।
इसका कारण है उस टुकड़े पर पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है। उसे उत्प्लावक बल अर्थात तैरने वाला बल कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों बल संतुलित बल होते हैं। चलिए इस पर हम 10 रुपये का सिक्का रखते हैं। अब बल समान नहीं रहेगा, बल अब असंतुलित हो जाएगा। जब हम लकड़ी के टुकड़े का वजन बढ़ाएंगे तब संतुलन खोने की वजह से वो डूब जाएगा। देखते हैं कि तख्ते पर पुस्तक रखने से क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण पुस्तक को नीचे की ओर खींचेगा और लकड़ी का टुकड़ा उसे ऊपर की ओर धकेलेगा। ये दोनों बल परिणाम के स्तर पर समान हैं, परंतु वे बल विरुद्ध दिशा में हैं। इसी कारण पुस्तक संतुलित है। अभी इस पुस्तक पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। पुस्तक स्थिर अवस्था में है। अब हम धीरे धीरे पैड का एक सिरा उठाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इसे क्या हो सकता है? कुछ समय के बाद वो पुस्तक पैड से नीचे फिसल जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि जैसे ही हमने पैड का एक सिरा उठाना शुरू किया, परंतु पुस्तक क्यों नहीं फिसली होगी? शुरुआत के काल में पुस्तक को फिसलने से रोकने वाला घर्षण था। ये एक असंतुलित बल है और जिसके कारण पुस्तक अपनी गति की स्थिति को बदलती है। असंतुलित बल के कारण त्वरण निर्माण होता है, जो कुछ समय के पश्चात रुक भी जाता है। चलिए अब हम इसी पैड पर माचिस की डिब्बी रखते हैं। क्या वो उसी कोण में फिसलेगी जिस कोण में पुस्तक फिसली थी? वस्तु पर जो बल लगता है वो संतुलित है या असंतुलित, इसका निर्धारण भला कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हमें वस्तु पर जो बल लग रहा है उसे और उसकी दिशा दोनों को एक साथ निर्धारित करना होता है। अगर दो भिन्न बल समान परिमाण के हैं परंतु भिन्न दिशाओं में हैं, तब वे संतुलित बल कहलाते हैं। अगर उनके परिणाम अलग अलग हैं, तब वे असंतुलित बल कहलाते हैं। चलिए इस सिमुलेशन के जरिए इस बात को समझते हैं। किसी भी वस्तु पर 3 बल कार्यरत होते हैं: गुरुत्वाकर्षण, साधारण बल और घर्षण। जब हम तख्ती को ऊपर उठाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण से निर्माण होने वाला बल काम करता है, अर्थात वस्तु का वजन दोनों दिशाओं में लागू होता है, एक सतह के साथ और दूसरा सतह से लंब में। जैसे जैसे हम टेबल के साथ तख्ती का कोण बढ़ाते हैं, सतह के साथ तख्ती का वजन बढ़ता जाता है। एक जगह आकर वो दोनों दिशाओं में लागू होने वाले घर्षण के बल से अधिक होता है। अब बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु तख्ती से नीचे की ओर फिसल जाती है। आपने रस्सी खींच का खेल अवश्य देखा होगा। जब तक दोनों तरफ के खिलाड़ी समान बल लगाते हैं तब तक रस्सी बीच में स्थित रहती है, पर जब बल असंतुलित हो जाता है तब जिस ओर अधिक बल लगाया जाता है वो पक्ष जीत जाता है। सारांश: हमने 2 प्रकार के बलों के बारे में चर्चा की, संपर्क बल और असंपर्क बल। हमने बल के कारण निर्माण होने वाले घर्षण के बारे में भी बात की। आप भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में घर्षण की भूमिका के बारे में अधिक जानकारी खोजने का प्रयास करें।